Welcome to all the participants for today's session on the day 2 of the World Wildlife Week celebration by the Ladakh Science Foundation and GB Pant National Institute of Himalayan Environment. Today we have with us Dr. Suresh Rana. He will be speaking about the plants of Ladakh. He is a scientist at Ladakh Regional Office of the GB Pant National Institute of Himalayan Environment. He is based in Leh itself. And Dr. Suresh did his MSc in Environmental Science from Jammu University, and he obtained PhD from the Wildlife Institute of India, Dehradun, in collaboration with the University of Chicago, USA. His research interests includes biogeography and phylogenetics of Himalayan plants, and he is from Jammu in the Union of J&K. And I welcome Dr. Suresh, and I request you to deliver the today's talk. I think you can deliver in Hindi. I think that will be better for to understand most of the students. I welcome you, sir. Thank you, Dr. Tashi. And it's my great privilege and pleasure to deliver my first online talk to the students of Ladakh, because I will be working in Ladakh for a long time and it's a good start. We have started our regional center here in February this year, and after that we all know the situation of COVID have restricted us. तो हम लोग ज़्यादा फील्ड नहीं जा पाए, ज़्यादा काम नहीं कर पाए, बट आस्ता आस्ता हम सब चीज़ें कर रहे हैं. तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो प्लांट्स पे ही है. मेरा पीएचडी जो था वो पूरे हिमालय के प्लांट्स में था, तो जिसमें मैंने अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जितने भी प्लांट्स हैं 10,500 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, तो मैंने उन सब का डॉक्यूमेंटेशन किया था. और उसके बाद मैंने ईस्ट में ईस्ट में दार्जिलिंग और सिक्किम और वेस्ट में जम्मू कश्मीर में फुट हिल से लेके, जैसे जम्मू से लेके ट्री लाइन तक सभी प्लांट्स को फील्ड में जाके मैंने असेस किया था. तो आज प्लांट्स ऑफ लद्दाख के लिए सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि लद्दाख की लोकेशन को हम अच्छे से समझें. तो यहाँ पे एक मैप जो आप देख रहे हैं उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये सर्कल है ये लद्दाख का लोकेशन है. हमारे साउथ में इंडिया, नॉर्थ में तिब्बत, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में हिमालय है. ठीक है, तो जब अगर हम इसको 3D में देखेंगे, मैंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 3D ग्राफ किया, तो इसमें अगर हम देखें लोकेशन, लेफ्ट में जो हमें दिख रहा है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. जैसे इंडियन प्लेन एकदम नीचे है, उसके बाद हम हमारी बहुत सारी हिमालयन स्टेट्स आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ वाला साउथ वाला स्टेट है. तो इसमें लद्दाख को हम क्लियरली यहाँ पे 3D इमेज से देख सकते हैं कि कितना हाई अल्टीट्यूड पे है. तो अगर लद्दाख के लैंडस्केप को हम देखें तो उसका एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट जो है वो 3000 से लेके 4500 मीटर है, जिसमें ज़्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं. और यहाँ का अगर एवरेज टेम्परेचर हम देखें तो वो -30, अब हम सभी लोग जानते हैं यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, -30 से समर्स में कहीं 30 तक जा सकता है, बट बहुत ओकेजनल है वो. और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत कम होता है. क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब मॉनसून समर्स में आते हैं वो इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया में, पूरे इंडिया में स्प्रेड होते हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्थ पर पहुंचता है तो हिमालयन माउंटेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, वो सभी मॉनसून्स को रोक लेता है और बहुत कम मॉइस्चर जो है वो लद्दाख तक पहुंच पाता है, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन कहा जाता है, इंक्लूडिंग तिब्बत और लद्दाख को हम ट्रांस हिमालय इसलिए कहते हैं. ट्रांस मीन्स ओवर, कि हिमालय के बाद का जो एरिया है उसको हम ट्रांस हिमालय कहेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ के प्लांट जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का हैबिटेट कैसा है. तो यहाँ से हमें इस मैप से भी हमें क्लियरली पता चल रहा है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन है कि
मीन एलिवेशन जो है 3000 से ऊपर का है, जो बहुत ठंडा होता है। टेम्परेचर विंटर्स में -30 तक पहुंच जाता है और प्रेसिपिटेशन जो है बहुत कम होती है। तो ओवरऑल इंडियन प्लेन्स के कंपैरिजन में लद्दाख का क्लाइमेट जो है वो बहुत हार्श और ड्राई है। इसलिए यहाँ का जितना भी फ्लोरा और फाना जो है वो बहुत यूनिक और डिफरेंट है। तो यूजुअली अलग अलग एरिया में जब हम लोग जाते हैं, जैसे आप लोगों ने भी जब भी आप कहीं की विजिट पे जाते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक प्लेस की जो फ्लोरा और फाना होता है, डाइवर्सिटी जो होती है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है दूसरी प्लेस से। तो वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहाँ का क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए, वो बायोडाइवर्सिटी को शेप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी के बेस पे ये पूरे इंडिया को अलग अलग बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। बायोजियोग्राफी दो वर्ड्स होते हैं, बायो मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड जियोग्राफी मीन्स जियोग्राफी ऑफ दैट एरिया। तो किसी भी एरिया की जियोग्राफी और उसकी बायोडाइवर्सिटी को मिला के जो करेक्टराइजेशन की गई है उसको बोलते हैं हम बायोजियोग्राफिक करेक्टराइजेशन। तो पूरे इंडिया को 10 डिफरेंट बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। और ये इसलिए डिवाइड, ये एक दूसरे से जोन्स इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि इन सब जोन्स की बायोडाइवर्सिटी जो है और जियोग्राफी जो है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है बाकी एरिया से। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे लद्दाख जो है वो यूनिक बायोजियोग्राफिक जोन है, जिसको हम ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन बोलते हैं। आई थिंक किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ, ये स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। किसने किया स्क्रीन शेयर? प्लीज डोंट प्ले विद योर सिस्टम, जस्ट लिसन टू इट। आप स्क्रीन इन बीच में कुछ स्क्रीन शेयर में नहीं करना, ठीक है? आप फिर से कीजिए सर। हाँ जी जी जी, मैंने कर दिया। हाँ, तो लद्दाख जो है वो आलो इंडिया के बाकी बायोजियोग्राफिक जोन्स के कंपैरिजन में एरिया कम है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक है और डिफरेंट है, और इसको हम ट्रांस हिमालयन जोन कहते हैं। उससे साउथ की तरफ जाएंगे तो हम देख सकते हैं फिर हिमालयन जोन है। हिमालयन जोन जो है वो ट्रांस हिमालय से डिफरेंट है। और इसी तरह से जब हम इंडियन प्लेन्स में नीचे जाएंगे तो अलग अलग एरिया में, जैसे वेस्ट में जाएंगे तो डेजर्ट है, ईस्ट में जाएंगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो इसी तरह से 10 अलग अलग जोन्स हैं जिसमें लद्दाख जो है वो एक डिफरेंट प्लेस में आता है। तो हम जानते हैं जैसे कि लद्दाख जो है उसमें मेनली दो डिवीजन हैं, लेह और करगिल। और जो बायोजियोग्राफिक जोन है, ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन, ये इसका ओरिजिन जो है पेलियो आर्कटिक एंड ओरिएंटल है। दैट मीन्स कि ये सेंट्रल एशिया और यूरोप के क्लाइमेट जैसे है। जो इंडिया का मेन लैंड है उसके जैसा हमारा जियोग्राफी और बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वो एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के जैसे है। और इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो 3 और जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। 1A 1B। 1A इज ईस्टर्न लद्दाख, नहीं वेस्टर्न लद्दाख, 1B इज ईस्टर्न लद्दाख, एंड 1C जो है हिमाचल और उत्तराखंड के जो टॉप के जो कुछ एरियाज हैं जो रेड में आप देख सकते हैं। तो ये जो है 1C उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ कुछ एरिया जो एकदम टॉप पे है वो लद्दाख के क्लाइमेट के जैसे हैं। जैसे हिमाचल में लाहौल स्पीति है, बट लद्दाख का जितना एरिया है वो सब ट्रांस हिमालय में आता है। और इस सबको हम 1A 1B और 1C 3 जोन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, और ये बहुत ही यूनिक है बाकी हैबिटेट से। तो लद्दाख सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए यूनिक नहीं है, यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत यूनिक है। तो लद्दाख काफी डिफरेंट प्लेस है जो कि बाकी एरिया से हम कंपेयर करें तो काफी मतलब कल्चर भी यहाँ का डिफरेंट है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंट है। बट यहाँ पे क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श हैं तो लाइवलीहुड ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हैं। तो इसलिए यहाँ की लाइफस्टाइल, कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को समझना और उसकी कंजर्वेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम कुछ यूनिक फीचर्स जो लद्दाख के बारे में हैं उनको हम मतलब समझेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि
लद्दाख का रीजन जो है वो उसकी बायोजियोग्राफी एकदम डिस्टिंक्ट है, एकदम डिफरेंट है बाकी एरिया से। लद्दाख में 3 माउंटेन रेंजेस हैं और एक प्लेट्यू है। और लद्दाख के का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड, एरिड और हाईली फ्रिजाइल इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा भी अगर इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसकी पेलियो हिस्ट्री, जैसे कल भी डॉक्टर नमग्याल ने बताया था कि इसकी फॉसिल्स की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, वो कल बता दिया था तो मैं रिपीट नहीं करूँगा आज। फिर लद्दाख में बहुत डाइवर्स हैबिटेट्स हैं और यहाँ पे फ्लोरा और फाना जो है वो भी बहुत यूनिक है, अलग अलग। इवन विद इन लद्दाख अगर आप जंस्कार में जाएंगे, चांगथांग में जाएंगे, नुब्रा में जाएंगे, तो अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग किस्म की फ्लोरा और फाना मिलेगा इवन विद इन लद्दाख। और लद्दाख जो है वो बायोकल्चरल हेरिटेज के लिए और यहाँ की कंजर्वेशन वैल्यूज के लिए और ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, जैसे आप हम सब लोग जानते हैं सोअर इकोसिस्टम हो गया हमारा, कंजर्वेशन के लिए लोगों की अवेयरनेस और यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब के लिए लद्दाख बहुत यूनिक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ की फ्लोरा की और वेजिटेशन की, तो यहाँ का फ्लोरा जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड ग्रोथ फार्म्स हैं उसके। जैसे अगर हम बाकी हिमालय में देखेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं और वो अलग अलग स्पीशीज होती हैं। लेकिन अगर हम लद्दाख में देखें तो मैं थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगा, यहाँ पे यूजुअली प्लांट्स जो हैं वो कुशन में रहते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट स्पीशीज जो हैं वो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स, ग्रामिनाइड्स, रोजेसी। लेग्यूम्स जो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की पावर होती है, तो जैसे हमारी दालें जितनी भी होती हैं वो लेग्यूम्स में आती हैं। ग्रामिनाइड्स जो हैं वो घास होता है, जो भी जैसे हम किसी भी पास्चर लैंड में जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस होते हैं। इसी तरह से आपने रोजा देखा होगा, लद्दाख में जगह जगह पे रोज मिलता है। तो ये जो है ये यहाँ के डोमिनेंट स्पीशीज हैं। लद्दाख मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में बहुत ही रिच है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज प्लांट्स की जो हैं वो मेडिसिनल और एरोमेटिक वैल्यूज हैं। वो जैसे मेडिसिनल हुआ जो मेडिसिन के काम आता है, और एरोमेटिक हुआ जो जैसे हम स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह यूज करते हैं उनको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जूनिपर और बर्च जो है वो बहुत ही आल्दो बाकी हिमालय में बहुत जगह पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं किसी किसी एरिया में मिलता है। और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है लद्दाख में अगर आपने देखा होगा तो रिवरेन स्क्रब्स होते हैं, जहाँ पे अगर कोई स्ट्रीम जा रही है, कोई पानी का नाला है, उसके आसपास में आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे श्रब्स भी और उसके साथ साथ बहुत सारे हब्स भी होते हैं। और यहाँ पे समर स्नो लाइन जो है वो ऑलमोस्ट 4800 मीटर के आसपास में होती है, उसके ऊपर जो है हमेशा स्नो ही रहती है। फिर ये तो हुई वाइल्ड प्लांट्स या वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसके एडिशनल भी अगर हम देखेंगे तो हमारी लद्दाख की डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं उनके एंसेस्टर लद्दाख में पाए जाते हैं, जैसे कि बार्ले जो है, बार्ले की जो ओरिजिनल जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो हैं वो लद्दाख में अभी भी उगाई जाती है, पाई जाती है। ऐसे तो अगर हम बात करें बार्ले की, जाऊ जो होते हैं वो हिमालय के और भी बहुत एरियाज में मिलती हैं, लेकिन जो उनकी सबसे पुरानी ओरिजिनल वेराइटीज होती हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो वो विद कल्टीवेशन जो है उनकी नई नई वेराइटीज बनती रहती हैं। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। इसी तरह से बकवीट यहाँ पे बहुत यूनिक है, ब्लैक पी है। लद्दाख में एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस भी काफी यूनिक हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे विल्लोज और पॉपुलर जो हैं वो ह्यूमंस ने ही अपने गांव के आसपास में या अपने एरियाज में कल्टीवेट किए हैं। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो फ्रूट ट्रीज हैं जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट जो है उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज मिलती हैं। अगर पूरे लद्दाख में देखा जाए एप्रिकॉट की बहुत सारी वेराइटीज हैं, इसी तरह से एप्पल की बहुत सारी वेराइटीज हैं जो लद्दाख स्पेसिफिक ही हैं। वो अगर उनको हम दूसरी जगह में कल्टीवेट करें तो शायद उतना वो सक्सेसफुल प्रोडक्टिव नहीं होंगी। इसी तरह से अगर एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारी नेटिव ब्रीड्स हैं यहाँ की, जैसे कि शीप्स की, गोट्स की, याक की, पश्मीना गोट जैसे हम लोग जानते ही हैं। इसी तरह से डबल हम्प्ड कैमल, बहुत सारी डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक की यूनिक सब स्पीशीज जो है या वेराइटी जो है वो यहाँ पे पाई जाती हैं।
तो अगर हम बात करें लद्दाख की ओवरऑल डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की, तो लद्दाख में वो अगर प्लांट्स की बात करें तो 1085 स्पीशीज जो है वो अभी तक रिपोर्टेड हैं पूरे लद्दाख से। बटरफ्लाइज की बात करें तो 370 स्पीशीज बटरफ्लाइज की रिपोर्टेड हैं। हर्पिटोफाना में रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं, जो आपके फ्रॉग्स और लिजर्ड्स जो होते हैं वो हर्पिटोफाना में आते हैं। उसकी बहुत कम स्पीशीज हैं, सिर्फ 8 स्पीशीज हैं लद्दाख में। अगर हम फिशीज की बात करें, मछलियों की, तो पूरे लद्दाख से अभी तक 32 स्पीशीज जो है वो रिपोर्टेड हैं। और बर्ड्स की, एविफाना मीन्स बर्ड्स की अगर हम बात करें तो लद्दाख से अभी तक 344 स्पीशीज बर्ड्स की लोगों ने, रिसर्चर्स ने रिपोर्ट की हैं, और मैमल्स की 36 स्पीशीज हैं। तो इनके ये रिसोर्सेज जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था, लद्दाख का जो ट्रांस हिमालय लैंडस्केप के जो प्लांट्स हैं वो वो स्पेशली अडॉप्टेड हैं इस एरिया के लिए। तो ये यहाँ पे आप कुछ स्पीशीज देख सकते हैं। जितनी भी ये स्पीशीज हैं, इनको अगर आप देखोगे, ये कुशन शेप्ड हैं। ये एक जगह पे सभी इंडिविजुअल एक एक प्लांट जो है वो नहीं दिख रहा आपको, अगर आप देखोगे वो ग्रुप में है। तो ये अडाप्टेशन इस हैबिटेट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत हार्श हैं। दो तीन फायदे होते हैं कुशन शेप प्लांट्स के, या एग्रीगेशन, इसको एग्रीगेशन भी बोलते हैं, प्लांट एग्रीगेशन। एक सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो टेम्परेचर से कोप अप कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समर्स में ही ज़्यादातर ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो दिन के टाइम पे टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन रात में एकदम से डेजर्ट की कंडीशंस की वजह से कोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए जब प्लांट्स सारे एक साथ में हैं तो वो दिन भर में जो हीट ऑब्जॉर्व की है उसको रिटेन कर सकते हैं काफ़ी देर तक। तो उससे उनका हीट लॉस जो है वो कम होगा और वो सर्वाइव करने में उनको हेल्प होगा। दूसरा फायदा ये होता है कि जब वो न्यूट्रिएंट्स, जैसे बहुत सारे डिकम्पोजिशन होता है उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट कर पाते हैं और बाद में वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपनी ग्रोथ को पूरा करते हैं। और तीसरा होता है वाटर रिटेंशन। अगर सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह पे हैं तो वो इवेपोरेशन से बचाते हैं और अपने रूट्स के नीचे जो है पानी को बचा के रखेंगे। तो ये 3-4 एडेप्टेशन जो है वो प्लांट्स को इस डिफिकल्ट या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर हम लद्दाख के ट्रांस हिमालय लैंडस्केप में देखें तो ज़्यादातर हमें बैरन दिखता है, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें प्लांट्स दिखते हैं तो वो हमेशा एग्रीगेशन में दिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है। अब हम अगर स्पेसिफिकली बात करें लद्दाख के प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में, तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, पूरे लद्दाख से अभी तक 1085 स्पीशीज जो है वो रिपोर्टेड हैं। तो आप लोग जानते होंगे, आपने स्पीशीज, जीनस, फैमिली पढ़ा होगा। जैसे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो अलग अलग टेक्सोनोमिक लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे लोएस्ट जो है वो स्पीशीज होती है। सब स्पीशीज उससे भी नीचे आती हैं, लेकिन बेसिकली बेसिक जो क्लासिफिकेशन का लेवल होता है वो स्पीशीज होता है। तो पूरे लद्दाख में 1085 स्पीशीज हैं, जो कि 370 जीनस को बिलोंग करती हैं। उसके 370 जीनस हैं और 74 फैमिलीज हैं। तो इनमें से अगर हम उनकी लाइफ फॉर्म को देखें तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं लद्दाख में वो हर्ब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श हैं। तो श्रब्स और ट्रीज जो है वो यहाँ पे कम है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर्ब्स जो है उनमें एक ये अडाप्टेशन होता है कि वो विंटर्स में स्पोर्स की फॉर्म में अपना आप को वेव अप कर देते हैं, और समर्स में फिर भी उनके सीड्स जो हैं वो ग्रो करके दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपने लद्दाख में देखा होगा कि विंटर्स में सारे प्लांट्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और समर्स में वो फिर से आ जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आप सभी जानते ही हैं कि उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का। जब स्प्रिंग में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर थोड़ा उनको अवेलेबल हो जाता है, तो उनके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होके वो बडिंग होती है, और उसके बाद उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और उसके बाद उनमें फ्लावर आएगा, और फ्लावर के बाद उनमें सीड आएगा, और जैसे ही सीड आएगा उसके बाद तब तक ऑटम आ चुका होता है और विंटर हार्श हो चुकी होती है। तो उसके बाद उनके सीड्स या स्पोर्स जो हैं वो
वहीं पे स्टोर रहेंगे, और विंटर्स में वो डॉर्मेंट रहेंगे, उसको डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। विंटर में वो डॉर्मेंट रहेंगे, चाहे जितना बर्फ पड़े या फिर हार्श क्लाइमेट होगा, तो वो सीड की फॉर्म में वहीं पे रहेंगे। और जैसे ही स्प्रिंग में उनको दोबारा से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो स्प्राउट कर जाते हैं और दोबारा जो है सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए हर्ब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 1018, ऑलमोस्ट कितना हुआ ये, 90% से ज़्यादा जो है वो स्पीशीज हर्ब्स हैं यहाँ पे। अ, और उसके बाद 48 श्रब्स हैं, और सिर्फ 13 ट्रीज हैं, वो भी बहुत ही कम एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे ईस्टर्न लद्दाख में, जंस्कार वगैरह में कुछ ट्रीज की स्पीशीज हैं, और 6 क्लाइंबर्स हैं। तो ये ओवरऑल लाइफ फॉर्म्स हैं लद्दाख के प्लांट्स के। तो अगर हम देखें इसमें फैमिलीज का, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। सबसे डोमिनेंट फैमिली जो है वो पोएसी है। पोएसी फैमिली में ग्रासेस आते हैं, बहुत सारे घास होते हैं। जैसे हम चांगथांग में जाएंगे या कहीं भी पास्चर लैंड में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे पूरा ग्रीन, जैसे मेरी फर्स्ट स्लाइड ही है वो सोकर की स्लाइड है, तो उसमें आपको पूरा ग्राउंड पे बहुत सारे अलग अलग घास की स्पीशीज दी, पोएसी फैमिली में आते हैं। सेकंड एस्टेसी, एस्टेसी में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स आपने देखे होंगे। जैसे भी हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो आपको बहुत कलरफुल फ्लावर्स मिलते हैं। थर्ड इज फैबेसी। फैबेसी जो है, जो हमारी दालें होती हैं उनकी फैमिली फैमिली जो है उसको फैबेसी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रेसिकेसी, जो सरसों की फैमिली है। अ, इसी तरह ये हो गया आपके डोमिनेंट फैमिलीज जो यहाँ के वेजिटेशन में डोमिनेंट हैं। अगर जीनस की बात करें तो एस्ट्रेगलस, जो ये आपको लेफ्ट में दिख रहा है, एस्ट्रेगलस जीनस जो है, ऐसी वाली स्पीशीज आपको बहुत सारी मिलेंगी। इनमें थॉर्न्स होते हैं जिससे वो वाटर की रिटेंशन करते हैं। इनमें अडेप्टेशन ये होती है कि इनमें बहुत सारे नीडल्स एंड थॉर्न्स होते हैं, और उसकी उससे उनकी एक तो ग्रेजिंग जो है उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और दूसरा उसमें वाटर इवेपोरेशन कम हो जाता है। सेकंड और थर्ड जो है कैरेक्स एंड पोआ, ये दोनों ग्रासेस हैं, घास हैं। फिर निपिटा जो है, ये एक कलरफुल फ्लावर है। तो निपिटा जीनस के बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। अगर उसके बाद आप लोगों को पता होगा एंडेमिक्स क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज ऐसी होती है, ऐसी स्पीशीज होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्मॉल एरिया में पाई जाती है। उसके ज्यादातर स्पीशीज जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। बहुत सारी, जैसे लद्दाख में मैंने बोला 1085 स्पीशीज हैं, उसमें से सिर्फ 9 स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ लद्दाख में पाई जाती हैं, बाकी कहीं नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो लद्दाख के अलावा जैसे तिब्बत में होंगी, या हिमालय में होंगी, या इवन और कई एरिया में होंगी, सिर्फ लद्दाख में नहीं होंगी। तो वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटिव स्पीशीज होती हैं। लेकिन ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ लद्दाख में है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलती हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलेंगे। तो लद्दाख में अभी तक सिर्फ 9 स्पीशीज ऐसी रिपोर्ट की गई हैं जो सिर्फ लद्दाख में पाई जाती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो लद्दाख की एंडेमिक स्पीशीज हैं। तो ये लिस्ट जो है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। ये सिर्फ लद्दाख में ही पाई जाती हैं और लद्दाख की एंडेमिक स्पीशीज हैं ये। इसमें जैसे एलाइसम, इसमें आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्पीशीज का नाम जो होता है, जैसे एलाइसम क्लेमेसी। तो इसका एलाइसम जो है ये स्पीशीज का जीनस है, और क्लेमेसी जो है उसकी स्पीशीज है। और उसके आगे जो अलशहबाज जो है वो उसका अथॉरिटी है, जिसने सबसे पहली बार में फर्स्ट टाइम में इसको रिपोर्ट किया था। जैसे ये आगे जो नाम दिया है, ये ऑथर्स का नाम है जिसने इस स्पीशीज को रिपोर्ट किया है, और पहला नाम इसका जीन है। जैसे एस्ट्रेगलस डेनेंसिस, एस्ट्रेगलस जीनस है, डेसेंसिस जो है वो उसकी स्पीशीज है। और अजय चौधरी, उनियाल एंड बडोली, इन 3 लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था। तो इसमें आप अगर आप देखोगे स्पीशीज का नाम जो है लद्दाख के नाम से भी है। जैसे थर्ड स्पीशीज है एस्ट्रेगलस लद्दाखेंसिस, की क्योंकि लद्दाख के नाम पे ही स्पीशीज का नाम दिया गया है। बर्बेरस यूलिसिना। उसके बाद जैसे फिफ्थ स्पीशीज जो है लद्दाखेलिया, इसका जीनस ही लद्दाख के नाम पे है, लद्दाखेलिया क्लेमेंसी। इसी तरह से 7th स्पीशीज है वो कोराकोरम में मिलती है, पोटेंटिला कोराकोरमिका, कोराकोरम के नाम से इस स्पीशीज का नाम है। इसी तरह से जो लास्ट स्पीशीज है 9 सिनेशियो, उसका जीनस है। और लद्दाखेंसिस, लद्दाखेंसिस मतलब कि ये लद्दाख में ही पाई जाती है। तो लद्दाख के नाम को
एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए जो ऑथर्स जो हैं वो उसी स्पेसिफिक एरिया का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख में ही पाई जाती है। फिर उसके बाद ये तो हो गया एंडेमिक स्पीशीज। उसके बाद कुछ हमारे इस लैंडस्केप के यूनिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की स्पीशीज है। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, ले बेरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे हमें मिलते हैं। हिपोपी रमनाइट, सी बकथॉर्न जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, ट्रांस हिमालय की बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज है, आपको हर जगह पे मिल जाएगी। तो इसका बहुत काफी मेडिसिनल वैल्यूज भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब इसके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, सी, ई, अल्फा, टोकोफिनोल, कैरोटीनॉइड्स, मिनरल्स, ये सब जो है ये इसमें पाए जाते हैं। और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में इसको यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लीवर सिरोसिस के लिए यूज किया जाता है, कॉमन कोल्ड, डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज, ये सब जो है ये सीबकथॉर्न की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। इन डिटेल अगर आपको देखना हो तो ये इन डिटेल केमिकल एनालिसिस करके सीबकथॉर्न की स्टडी हुई है, और ये इतनी सारी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे आप देख सकते हो ट्रिटिफिनोल जो है इतने सारे हैं, उसके विटामिन ए, सी, ए, ई, मिनरल्स, हैवी मेटल्स, EFA, फ्लेवोनाइड्स, ये सब जो है ये सब कंपाउंड्स सिर्फ एक ही स्पीशीज में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि सीबकथॉर्न जो है लेबेरी कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम लोग इस हैबिटेट में रह के इस एरिया के स्पेसिफिक प्लांट्स का फायदा उठा सकते हैं, और क्योंकि और यूज भी ऐसे ही स्पीशीज को करना चाहिए जो अबंडेंट हैं और जिनकी मेडिसिनल वैल्यू या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। और उसकी परफेक्ट एग्जांपल जो है वो सीबकथॉर्न है, लेबेरी है। फिर उसके बाद और भी श्रब्स की स्पीशीज हैं, जैसे मरिकेरिया की बहुत सारी स्पीशीज हैं। इनका एक तो मेडिसिनल यूज होता है, उसके अलावा लोकल हैंडीक्राफ्ट में भी इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बास्केट्स वगैरह बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा इनको फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सब, और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्ट्रीम्स के सराउंडिंग में और विलेजेस के आसपास जहाँ पे मार्शी एरिया है, थोड़ा सा पानी की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे मेरिकेरिया की स्पीशीज आपको बहुत इजीली ग्रो करती हुई मिल जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज जो अबंडेंट भी हैं और जो जिनका इंपॉर्टेंस भी है, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए और उनको हमें यूज करना चाहिए इस फ्रिजाइल हैबिटेट के लिए। फिर उसके बाद दो और काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, एक सेलिक्स की स्पीशीज है और दूसरा पॉपुलस की स्पीशीज है। तो मैंने सिर्फ दो स्पीशीज यहाँ पे लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीशीज लद्दाख में सेलिक्स की भी पाई जाती हैं और पॉपुलस की भी स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये इनकी सबसे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग होती हैं। जैसे विल्लो का आपने देखा होगा, सेलिक्स का पहला वाला विल्लो है और दूसरा वाला पॉपुलर है, ठीक है। तो विल्लो जो है उस एक ही सीजन में कितनी ज्यादा ग्रोथ करके एकदम ग्रीनरी ला सकता है। तो लद्दाख में अगर जैसे हमें फ्यूल वुड का प्रोडक्शन करना है या ग्रीनरी लानी है, तो ये दो सबसे परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जिससे हम कल्टीवेट करके एक तो अपने फ्यूल वुड की डिमांड्स को भी पूरी कर सकते हैं और ग्रीनरी भी ला सकते हैं। और जैसे पॉपुलस है या फिर इवन की विल्लो ही है, उसको हम टिम्बर एज ए टिम्बर भी यूज कर सकते हैं, अपने घर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमें केयरफुली ऐसी स्पीशीज को चूज करना चाहिए जो फास्ट ग्रोइंग भी हों और इस हैबिटेट के लिए इजिली ग्रो कर सकती हैं। फिर उसके बाद कुछ स्पीशीज जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे धूप जलाने के लिए यूज की जाती है। उसमें से सबसे कॉमन स्पीशीज जो है जूनिपर है और रोडोडेंड्रॉन है। और इसके अलावा और भी कुछ स्पीशीज जो हैं उनकी लीव्स को या उनकी जड़ें जो हैं उनको लेके धूप के लिए भी यूज किया जाता है, रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और यहाँ पे लोग मतलब इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, इसको यूज करते हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स का यूजेज है। आपने सभी ने सुना होगा जो सोआ रिगपा सिस्टम है या फिर तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक मेडिसिन सिस्टम है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन सिस्टम है। और उसका यूज जो है लद्दाख, इंडिया में लद्दाख में, उसके अलावा जैसे हिमाचल में, उसके बाद
दार्जिलिंग में, सिक्किम में और भी बहुत सारे एरियाज में किया जाता है, जहाँ पर भी हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं, हाई अल्टीट्यूड के जो प्लांट्स जो हैं उनको यूज करके हम एक अलग एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसको यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर के लिए। और ये मेडिसिन सिस्टम जो है काफी पुराना और वेल कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब कि रिसर्च पूरा, आल्दो अभी की मॉडर्न रिसर्च इस पे हो रही है बहुत सारे केमिकल एनालिसिस के लिए, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल एंसेस्टर थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनने अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस तो किसी जमाने से रह रहे हैं, तो उस टाइम के जो हमारे बुजुर्ग थे उन लोगों ने अलग अलग स्पीशीज को यूज करके मेडिसिन के लिए यूज किया। और अभी उनमें से मतलब बहुत सारी स्पीशीज हैं जो ट्रांस हिमालयन जोन में जो मेडिसिन के लिए यूज की जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल थे वो यहाँ पे लगा के सिर्फ आपको शो करने के लिए कि यहाँ के मेडिसिनल प्लांट जो हैं वो कैसे दिखते हैं। उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाला है रिहिम मूरक्राफ्टियाना। तो रिहेमेटिज्म डिजीज आपने सुनी होगी, जो जोड़ों में दर्द और वो सब होता है, तो उसी के नाम से इसका जीनस का नाम है रिहेम, क्योंकि वो रिहेमेटिज्म के लिए बहुत ही अफेक्टिव होता है। इसकी जो रूट्स जो हैं उसको अगर हम क्या बोलते हैं रिहेमेटिज्म के जो पेशेंट हैं उनको अगर दें, और उसका अलग उनके फॉर्मुलेशन बनाने के भी तरीके अलग होते हैं, अगर उसको हम यूज़ करें तो रिहेमेटिज्म से वो उसका क्योर हो सकता है। इसी तरह से रोडियोला स्पीशीज जो हैं, जैसे आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये अनाउंस किया था कि लद्दाख में एक स्पीशीज जो है वो संजीवनी बूटी बोले थे कि उसकी इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो कि संजीवनी बूटी के बराबर है। तो वो यही स्पीशीज थी रोडियोला रोडियोला रोजी, मतलब रोडियोला की अलग अलग स्पीशीज, उसमें से जैसे दो मेरे पास थी, रोडियोलिया रोजिया और रोडोलिया फेस्टिगाटा। ये स्पीशीज भी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज की जाती हैं, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसको संजीवनी के बराबर का मतलब वो दर्जा दिया गया है। इसी तरह से एलियम की स्पीशीज हैं, जो हमारा प्याज जो होता है, जिसमें तो प्याज का जो मेन एंसेस्टर जो है प्याज से रिलेटेड, अगर हम तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं, ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा स्पीशीज हैं लद्दाख में, जो कि जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। उसमें से मैंने कुछ दिखाए हैं, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज और बहुत सारी मेडिसिन के लिए यूज की जाती हैं। नेक्स्ट जो है एकोनिटम हेटेरोफाइलम, जिससे एकोनाइट ड्रग जो है वो इंडस्ट्री में भी मिलती है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज जो हैं उनको ट्रेडिशनल मेडिसिन और इको सिस्टम में भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जैसे एचिलिया मिफोलिया, अरेक्टम लापा, वर्जीनिया स्ट्रेचई, ये सब स्पीशीज जो हैं ये काफी कॉमन है। फिर उसके बाद डेलेक्टोराइजा, जिसको मुझे लद्दाखी नाम तो याद पता नहीं है इन सब स्पीशीज के, अदरवाइज ज़्यादा अच्छा रहता है, बट मैंने बोटेनिकल नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को भी इन फ्यूचर जब आप रिसर्च में जाओगे तो आपको ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। इसी तरह से एफिड्रा जियाडियाना, एफिड्रा से जैसे आप लोगों ने सुना होगा एफिड्रीन ड्रग जो है, जो इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है, वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और उसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज करके इसको हमारे सौर इको सिस्टम में यूज किया जाता है। फिर पिक्रोराइजा जिसको कुरवा भी बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है जो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। फिर मेकानोप्सिस एक्युलाटा, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रिम, जिसको ये कैंसर की ड्रग जो है वो यहाँ से पहले इंडस्ट्री में यूज किया जाता था, अब उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। उसके बाद जैसे इन्यूला भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लद्दाख में बहुत जगह पे कल्टीवेट भी हो रहा है, काफी लोग इसको कल्टीवेट करके इसको इंडस्ट्री में प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत सारे स्पीशीज जो हैं जो मैंने आपको दिखाई, ये अभी थ्रेटेंड भी हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली स्पीशीज रियम मूरक्राफ्टियाना जो है, ये
वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह से एकोनिटम हेटेरोफाइलम जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो उससे पहले मैं, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, वो बहुत सारी स्पीशीज को, जो स्पेशली जो इकोनॉमिक यूजेस हैं जिन स्पीशीज के, जो ह्यूमंस यूज करते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम अपने आसपास में देखते हैं तो हमें बहुत सारी प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की स्पीशीज, अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी की स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन उन सब का यूज जो है वो इंसान नहीं करता है। लेकिन कुछ स्पीशीज उनमें या तो उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या किसी भी किस्म की वैल्यू जो है, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ट्रेड भी किया जाता है। तो ऐसी ऐसी स्पीशीज की प्रॉपर स्टडी करके उनकी असेसमेंट की जाती है और उनको एक स्टेटस दिया जाता है, जिसको कंजर्वेशन स्टेटस बोलते हैं। तो कंजर्वेशन स्टेटस के बेस पे, ताकि हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज हमें बचानी चाहिए और कौन सी स्पीशीज जो है वो अबंडेंट है, नॉर्मल है, वो लीस्ट कंसर्न्ड है, उसको हम आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे सबसे हायर कैटेगरी जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन जो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। उसके नेक्स्ट जो है वो एंडेंजर्ड होती है। एंडेंजर्ड मीन्स कि ऐसी स्पीशीज जो जिसका पॉपुलेशन साइज बहुत कम हो गया है, ह्यूमन यूज की वजह से उसका पॉपुलेशन साइज कम हो गया है, और अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए, उसको कंजर्व नहीं किया जाए, तो आफ्टर सम टाइम जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स कि ऐसी स्पीशीज जो, जिसका पॉपुलेशन साइज जो है वो ठीक ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो, उसका पॉपुलेशन साइज इतना रिड्यूस हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो वल्नरेबल होगी। और चौथी कैटेगरी जो है वो लीस्ट कंसर्न्ड। लीस्ट कंसर्न्ड मीन्स कि ऐसी स्पीशीज जो ऑल्दो ह्यूमन यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका पॉपुलेशन साइज स्टेबल है, और यूज करने के बावजूद भी उसका पॉपुलेशन साइज जो है वो कम नहीं होगा। तो ये चार कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे जैसे इन स्पीशीज को देखा जाए, तो सबसे पहले जो रियम स्पीशीज है वो वल्नरेबल है। अकोनिटम हेटेरोफाइलम जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स कि अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाए तो वो कभी भी खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है। उसके बाद डेलेक्टोराइजा हेटिरेजिया जो है फर्स्ट वाली, वो भी एंडेंजर्ड है, उसके पॉपुलेशन साइज काफी रिड्यूस हो गया। फिर अफिड्रा जियार्डियाना जो है वो भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। पिक्रोराइजा कुरुओ भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो है। पोडोफाइलम हेक्सेंडम जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो लद्दाख में यूज होते हैं, वो अलग अलग कंजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। तो उसी के बेस पे हमें उनका प्रोटेक्शन जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये तो हो गए मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद सिर्फ वाइल्ड प्लांट्स के अलावा हमारे बहुत सारे क्रॉप स्पीशीज भी होते हैं। तो मैंने कुछ नोट डाउन किए, हो सकता है क्योंकि मैं अभी पूरा लद्दाख में घूमा नहीं हूँ, तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है वो यहाँ पे एज ए क्रॉप यूज किए जाते हैं। जैसे आपका बार्ली हो गया, बकवीट हो गया। बकवीट की दो स्पीशीज होती हैं, बथुआ हो गया, अमरंथस हो गया। उसके बाद राजमा की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जिसको किडनी बीन्स कहा जाता है। फिर मस्टर्ड की स्पीशीज और ग्रीन पी की स्पीशीज। इसमें जितने भी स्पीशीज जो यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड के क्रॉप्स की स्पीशीज हैं, वो पार्टिकुलरली बहुत सारे जैसे बहुत सारी ये स्पीशीज जो हैं, इनको अगर हम देखा जाए मेनलैंड में, इंडिया में, तो इनको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत हाई है और इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा हैं। तो जितनी भी स्पीशीज ट्रांस हिमालयन रीजन में उगाई जाती हैं क्रॉप्स की, वो सब बहुत ही मेडिसिनली रिच और न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं। इसलिए यहाँ के जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट करना और यहाँ की स्पीशीज को कंटिन्यूसली कल्टीवेट करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ के कुछ प्रोमिनेंट फ्रूट ट्रीज, ये तो सभी को पता ही है, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ के बहुत। जैसे एप्पल है, तो एप्पल की कितनी सारी वेराइटीज यहाँ पे पाई जाती है।
एप्रिकॉट की बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती हैं। फिर बहुत सारी एरियाज में चेरी और पियर भी उगाया जाता है, पीच भी उगाया जाता है। तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंट स्पीशीज, फ्रूट्स की स्पीशीज है जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए और यहाँ की इकॉनमी को हम बूस्ट कर सकते हैं। इस सब के बावजूद मैंने सिर्फ एक स्लाइड जस्ट एक डिस्कशन शुरू करने के लिए डाला यहाँ पे कि जो हमारा ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप जो है, ऑल्दो ये काफ़ी रिच है प्लांट्स में, 1000 से ज़्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन वो स्पीशीज हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत ही कम स्पीशीज पाई जाती हैं। कुछ ही स्पीशीज जो हैं वो इकोनॉमिक यूज के लिए यूज की जा सकती हैं, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज और डिग्रेडेशन जो है इस हैबिटेट की जो है वो प्रोमिनेंट है। तो हम एक कॉन्शियस सिटीजन जो है, कॉन्शियस सिटीजन बन के एक अपने आसपास के जितने प्लांट्स हैं उनका पॉपुलेशन स्टेटस क्या है, उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज क्या हैं, और उनका इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइवलीहुड में क्या है, उन सबको एज ए स्टूडेंट आप सब लोग जो है उसको हमेशा अगर एक अपना अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाएंगे कि एक छोटी सी आदत है, जैसे जब भी आप कहीं भी अपने आसपास में दिखते हैं तो आपको अलग अलग किस्म के प्लांट्स दिखते होंगे, तो उनके हमेशा एक आदत, एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए कि आप मोबाइल फोन तो सभी के पास होता है, तो एक ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है आप में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी। आपको क्या करना है, बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं, जैसे 2-3 ऐप्स के नाम मैं बताऊंगा आपको। जैसे प्लांट नेट करके एक ऐप है, उससे आप फोटो खींच के उसमें अपलोड करोगे तो वो आपको बता देगा कि ये कौन सी स्पीशीज है। इसी तरह से दूसरी ऐप का नाम है प्लांट स्नैप, प्लांट स्नैप, प्लांट नेट और आई नेचुरलिस्ट। ये 3 ऐप्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मैं उस पर टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है अपने आसपास की इन्वायरमेंट को जानने का, तो आप प्लांट्स के लिए स्पेशली ये आई नेचुरलिस्ट जो है उसमें आप कोई भी स्पीशीज डाल सकते हैं, चाहे वो इंसेक्ट होगा, चाहे वो बटरफ्लाई है, कोई भी स्पीशीज जो है वो अगर उसमें आप अपलोड करोगे तो वो आपको बता देगा। तो आपको अभी से बचपन से ही एक अपना अंदर एक क्यूरियोसिटी जगानी है कि आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कलरफुल फ्लावर आपको दिखता है तो उसका फोटो खींच के उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करिए, सबसे पहले उसका नाम जानिए, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है, अगर या फिर ओवरऑल उसका इकोनॉमिक यूज क्या है। और उसके बाद एक बार अगर आप करेंगे, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, आस्ता आस्ता आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि आपके आसपास के प्लांट रिसोर्सेज जो है वो क्या क्या हैं और उनको कैसे यूज किया जा सकता है। और इस तरीके से हम एक कॉन्शियस सिटीजन बन के अपने इन्वायरमेंट को जान सकते हैं और वहाँ की इन्वायरमेंटल इश्यूज को जान सकते हैं, उनकी इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो, क्वेश्चन होंगे तो आप वो प्रेजेंटेशन आप हटा दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, हाँ मैं अभी वो कर रहा हूँ, स्टॉप। ओके, या क्वेश्चन रिक्टिनले मंगसे वीडियो ऑन जो यांचना वीडियो ऑन जत्चल यार वीडियो ऑन चसे क्वेश्चन टिनले या क्वेश्चंस। Hello, sir. यस यस Sir, हाँ हाँ can बताइए you share बताइए। the app's name that you have already? दी एप्स ने Yeah. हाँ मैंने 3 ऐप्स के नाम लिख दिए हैं। Okay. Thank you, sir. Thank you.
किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना हो तो हाँ, कुछ अच्छा लिखे हैं यहाँ पे। लद्दाखी नेम तो मुझे नहीं आते क्योंकि मैं लद्दाखी नहीं हूँ, अभी अभी 5-6 महीने पहले आया हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लद्दाखी नेम सीखने में। हाँ, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, एकोनिटियम। एक्ोनिटियम वाइलेशियम फाउंड इन विच एरिया? हाँ, एक्ोनिटियम वाइलेशियम जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है, स्पेशली जंस्कार जंस्कार वैली में पाया जाता है। मेनली एक्ोनिटियम वाइलेशियम जो है वो हिमालय की स्पीशीज है, तो वो सिर्फ जो हिमालय से एडजेसेंट एरियाज हैं, जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहां तक पहुंच पाता है, और जो मेन ट्रांस हिमालयन रीजन जो लद्दाख का है वहां तक ये नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका हैबिटेट जो है वो सूटेबल नहीं है वहां पे, इसलिए सिर्फ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही एक्ोनिटियम वाइलेशियम होता है। और कुछ क्वेश्चंस? हाँ सुरेश साहब। जी जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक गुड। क्वेश्चन है, ये जो जैसे प्लांट है सर, वो जैसे डिफरेंट जो टेम्परेचर या अल्टीट्यूड में इनका ग्रोथ होगा ना सर, उसका जी, कोई टेक्निकली या रिसर्च के हिसाब से कोई उसका टेम्परेचर या अल्टीट्यूड कोई चार्ट अवेलेबल है सर आज के डेट में? नहीं, हर एक स्पीशीज के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूरोप में बहुत काम हुआ है, स्पेशली जी मतलब हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स के लिए। तो कुछ कुछ स्पीशीज जो यूरोप से लेके हिमालय तक हैं, उनका जैसे पूरा बायोलॉजी स्टडी हुआ है, तो उनके लिए अवेलेबल है कि कौन से किस टेम्परेचर रेंज या किस ये मॉइस्चर या अल्टीट्यूड। मतलब प्रेसिपिटेशन रेंज में वो ग्रो करता है। लेकिन अगर हम हिमालय या ट्रांस हिमालय लद्दाख की बात करें तो बहुत कम है, मतलब प्लांट्स के केस में इवन की प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है कि कौन सी स्पीशीज किस किस एरिया से रिकॉर्डेड है हिमालय से। तो ये तो स्पीशीज लेवल पे प्लांट्स की स्टडी अभी बहुत कम है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर प्लांट साइंसेज में अगर इंटरेस्ट लें और उसमें स्टडी करें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी रिसर्च हो सकती है उसमें अभी भी। सबसे ज़्यादा रिसर्च ओके। जो है प्लांट्स में कम्युनिटी इकोलॉजी में हुई है, जिसमें यही स्टडी किया जाता है कि किसी एरिया में गए तो वहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज हैं उनकी लिस्ट उनके नोट डाउन करनी है, और उनका ओवरऑल हैबिटेट के साथ रिलेशन क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा स्टडीज हैं। लेकिन एक सिंगल स्पीशीज को लेके उसकी बायोलॉजी स्टडी करना, वो अभी बहुत कम स्टडीज हैं ऐसी हिमालय में। ओके बट सर। हमारे स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हों तो वो बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं। जैसे अभी का एक बहुत इंटरेस्टिंग इसी से रिलेटेड जो है वो फाइलोजेनेटिक्स फाइलोजेनेटिक्स भी है कि प्लांट्स के सैंपल लेके उसका डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाए, और उसके बाद जो है बाकी सब, जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख में 1000 स्पीशीज हैं, तो उन सब का डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट करके वो कौन सी स्पीशीज कितनी पुरानी, उससे हमें पता चल सकता है कि उसकी एज कितनी है, कि वो इवॉल्व कब हुई है। और उस टाइम पे जैसे फॉसिल्स की स्टडी होती है, पेलियोंटोलॉजी होती है, उससे हम एज भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे रॉक्स में अलग अलग मटेरियल जैसे कार्बन होता है, कार्बन डेटिंग करके उसकी एज भी निकाल सकते हैं, और हम उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बता सकते हैं कि ये स्पीशीज जो है कैसे इवॉल्व हुई, और उसका हैबिटेट जो है वो हमेशा से ही यही था या फिर आस्ते आस्ते अडॉप्ट हुआ इस एरिया में। तो वो भी एक थैंक इंटरेस्टिंग यू सर। फील्ड है ये चैट कि बॉक्स में स्पीशीज का कुछ इवोल्यूशन कैसे क्वेश्चंस आप हुआ। देख लीजिए सर, चैट बॉक्स में 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके। हाउ टू join wildlife, और what degree needs to join the wildlife? वाइल्ड लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपको बायोलॉजी में मास्टर्स होना जरूरी है, एमएससी, चाहे जुआलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, किसी भी वाइल्ड लाइफ साइंसेज, इन सब किसी में भी आप अगर मास्टर्स करते हैं उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ की फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस मास्टर्स करना है 3-4 फील्ड्स में, इन्वायरमेंटल साइंस, जुआलॉजी, बॉटनी, वाइल्ड लाइफ साइंसेज। What are the greatest threats for the flora and fauna of Ladakh? How we can overcome it? Greatest threat जो है वो आई थिंक सभी को पता ही है कि एक तो
टूरिज्म यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, और अगर टूरिज्म को प्रॉपरली सस्टेनेबल वे में मैनेज किया जाए, अगर टूरिस्ट को अवेयर किया जाए कि आप अगर वाइल्ड में जा रहे हैं, पहले ही इतना सेंसिटिव एरिया है, तो आप किसी भी वाइल्ड प्लांट को या वाइल्ड एनिमल को जो है आप हार्म ना करेंगे, तो दूसरा दूसरा थ्रेट जो है वो दूसरा डिग्रेडेशन जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेजिंग है। ग्रेजिंग भी जैसे पुराने टाइम पे कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होती थी, नंबर ऑफ ह्यूमन जो है वो कम था, तो लाइफ स्टॉक भी कम था उस टाइम पे, लेकिन आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। और तीसरा थ्रेट जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यही 3 मेजर थ्रेट्स होंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही हैं, उससे चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उन पे उनकी बायोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्पीशीज, अभी जो क्वेश्चन आया कि कौन सी स्पीशीज का एलिवेशनल रेंज और उसका टेम्परेचर जोन क्या है, तो वो स्पीशीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीशीज 3000 से लेके 4000 मीटर के बीच में अडाप्टेड है, वो वहाँ पे पाई जाती है, तो उसका रीजन ये है कि वो वाला क्लाइमेट जो है वो स्पीशीज के लिए सूटेबल है, उसकी बायोलॉजी को उस सूटेबल होता है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका हैबिटेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो स्पेशली जो हम टॉप पे बात करें, फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हमारी प्लांट्स का अगर देखें 4800 मीटर जैसे माना जाता है कि परमानेंट स्नो लाइन है, तो अगर कोई स्पीशीज अगर 4000 से लेके 4800 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो क्लाइमेट शिफ्ट हो गया, 4800 के ऊपर हो गया, बट वहाँ पे हमारे पास हैबिटेट नहीं है, तो वो स्पीशीज जो है एक तो उसको अडॉप्ट करना मुश्किल होगा नई एरिया में, और दूसरा उसके लिए हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा। तो जो माउंटेन टॉप की स्पीशीज जो है वो सबसे थ्रेट पे हैं, क्योंकि अगर विद टाइम उनका हैबिटेट चेंज हो जाएगा तो उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी, माउंटेन टॉप से ऊपर वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो वो सारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से दूसरा इम्पॉर्टेंट जोन जो है वो फ्रीजिंग जोन होता है। वो तो लद्दाख में तो सारा फ्रीजिंग ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल हिमालय की हम बात करें तो 1500 से लेके 2000 मीटर के बीच में जो एरिया है वहाँ पे विंटर में बर्फ पड़ती है, और वो एक इकोटोन जोन है, जिसके नीचे जो है वो डिफरेंट प्लांट्स हैं और ऊपर डिफरेंट प्लांट्स हैं, और जो नीचे वाले प्लांट्स हैं वो फ्रीजिंग को कोप नहीं कर सकते हैं, फ्रीजिंग में नहीं रह सकते हैं। तो अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उनका हैबिटेट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और वो फ्रीजिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो 1500 से लेके 2000 मीटर के बीच में जितने भी प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा थ्रेट में हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटेट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और वो बर्फ में जो है या विंटर की फ्रीजिंग में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गेट इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड हाउ। ये मेरे लिए पर्सनल क्वेश्चन है या वो जनरल पूछ रहे हैं? पद्मा यंगदोल। जो मोर रिलेवेंट है उनका अच्छा ठीक है, ठीक। जो मोर रिलेवेंट। प्लीज शेयर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हर 2 साल के बाद एंट्रेंस होता है, और वो नेशनल लेवल का एंट्रेंस होता है, और उसमें आप ग्रेजुएशन साइंसेज में ग्रेजुएशन के बाद जो है आप उस एंट्रेंस में अपीयर कर सकते हो, और वहाँ पे 15 to 20 स्टूडेंट्स जो है लिए जाते हैं, लेकिन वो हर दूसरे साल, एक साल में मतलब नहीं, जैसे एंट्रेंस हुआ नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, जब वहाँ से वो वाला बैच जो है वो चला जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच का एंट्रेंस होता है। तो आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि कब उसका एंट्रेंस होगा, और इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। कैन यू लिटिल बिट एलोबरेट ऑन जूनिपर? जूनिपर जो है वो यूजुअली हाई एल्टीट्यूड की स्पीशीज होती हैं, और जिम्नोस्पर्म है जूनिपर्स। शायद आपको पता होगा एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो उनमें नेकेड सीड होता है, और जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सीड प्लांट्स होते हैं और फ्लावर प्लांट्स होते हैं। ये
जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म जो हैं जितने, उनमें फ्लावर्स आते हैं। और दोनों को मिला के हम उनको सीड प्लांट्स बोलते हैं। और जूनिपर स्पीशीज जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड की स्पीशीज हैं, वो अल्पाइन रीजन में, मतलब जो ट्री लाइन के ऊपर की एक दो स्पीशीज जो हैं वो ट्री लाइन से नीचे जाती है। नहीं तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो अल्पाइन रीजन है वहाँ पे जूनिपर्स पाए जाते हैं। और उसमें से हिमालय में अगर हम देखें तो 6 स्पीशीज हैं जूनिपर्स की, उसमें से सिर्फ 2 स्पीशीज जो हैं वो लद्दाख तक पहुंचती हैं या लद्दाख में पाई जाती हैं। और ये ड्राई हैबिटेट के लिए सूटेबल होता है ये स्पीशीज, और जहाँ पे कम बारिश और टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे ये स्पीशीज ग्रो करती है, और ये श्रब होता है। और इसके जो लीव्स जो हैं उनमें धूप मतलब जो धूप का जो अरोमा होता है उसके लिए वो पॉपुलर होता है, इसलिए जूनिपर को एज ए धूप यूज किया जाता है, एज ए इनके क्या बोलते हैं, उसके लिए धूप के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। My network drop in between. Can you please explain the cushion habitat? What are the physiological benefits? Is it substrate specific? हाँ, कुशन प्लांट्स का मैंने एक स्लाइड पूरा शेयर किया था। अल्पाइन प्लांट्स में उनके कुशन फार्मिंग पर या उनके एग्रीगेशन पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो यूरोप में एक लैब है जो अल्पाइन प्लांट्स पे स्टडी करती है। उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उनने क्या किया, हर एक कुशन, बहुत सारे प्लांट्स जो अल्पाइन प्लांट के कुशन जो हैं उनमें डेटा लागर लगा दिया, टेम्परेचर डेटा लागर। और उन्होंने कंपेयर किया कि ओपन में जो जैसे सॉइल है और कुशन प्लांट जो है उसमें डेटा लागर लगा के ऑन एवरेज उन्होंने ये देखा कि ऑन एवरेज एवरी डे जो है समर्स में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। अगर मतलब हम बाहर के ओपन हैबिटेट में एवरेज टेम्परेचर रात को जो ड्रॉप होता है उसको देखें, और जो कुशन प्लांट है उसके बीच में भी अगर हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके देखें तो वहाँ पे 7 से 10 डिग्री जो है हाई टेम्परेचर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो टेम्परेचर लॉस से बचता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपने टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा, वाटर रिटेंशन, जितना भी वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं, अगर ओपन होगा, सिंगल प्लांट होगा तो वाटर जो है वो ड्राई हैबिटेट में इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन कुशन प्लांट में कुशन प्लांट होने की वजह से वो अपने मॉइस्चर को रिटेन कर पाएंगे और उससे उनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो मिलेगी। और तीसरा, न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर एक ही जगह पे सारे प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है अपनी डिकम्पोज्ड बॉडी से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्रीगेशन में प्लांट्स हैं, जब वो उनके बॉडी पार्ट ड्राई होंगे वो वहां पे गिरेंगे तो उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एज ए न्यूट्रिएंट वहां पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब उन्हीं प्लांट्स के सीड्स या स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होंगे तो उनको वहां पे न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उनको ऑन एवरेज इंक्रीज टेम्परेचर मिलेगा और उनको वाटर की अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो इन तीनों चीजों की वजह से जो है प्लांट जो है वो वहीं पे दोबारा फिर से ग्रो कर पाएगा। तो वो अपने लिए खुद ही, जो प्लांट्स हैं वो कुशन फार्म बना के अपने लिए खुद ही सूटेबल हैबिटेट बना देते हैं, जिससे उनको सर्वाइवल में आसानी होगी। प्लीज लिटिल नॉलेज अबाउट लेवेंडर। लेवेंडर तो कल्टीवेटेड स्पीशीज है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। It was given for a presentation. What is the difference between Ladakhi mushroom found on riverside and other mushrooms? मशरूम्स, मैंने अभी तक लद्दाख में कोई मशरूम देखा नहीं, तो मैं इस पे कुछ बता नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मार्कंशिया इज फाउंड ओनली इन लद्दाख। नहीं, मार्कंशिया तो बहुत सारी जगह पे मिलता है, हिमालय के ऑलमोस्ट हर जगह पे मार्कंशिया हमें मिलता है, सिर्फ लद्दाख में नहीं मिलता है। कैन यू प्लीज शेयर विच इज द इजी वे टू रिमेम्बर ए बोटेनिकल नेम? बोटेनिकल नेम का सबसे इजीएस्ट वे है अपने आप को फेमिलराइज करो। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, जो भी प्लांट आपको मिलता है उसको रिमेम्बर करो कि ये इसका नाम क्या था, क्योंकि और इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है आपकी क्यूरियोसिटी की। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आपको प्लांट्स के नेम जो हैं वो याद रखने हैं तो आप उसको बार बार रिपीट करते जाओ। हर बार जब भी देखोगे तो अपने दिमाग में एक बार रिमेम्बर कर लो कि इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था। आप 8-10 बार
अगर ऐसा करते रहोगे तो हमेशा के लिए वो स्पीशीज जो है वो आपके दिमाग में याद रह जाएगी। Can we appear in the entrance exam even if we do honors in botany? Yes, honors in botany जो है वो भी एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इज द कैटरपिलर फंगस अवेलेबल इन लद्दाख? नहीं, कैटरपिलर फंगस जो है वो लद्दाख से अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। इंडिया में अरुणाचल से, उत्तराखंड से और सिक्किम से अभी तक रिपोर्टेड है, और एक दो जगह पे हिमाचल से रिपोर्टेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं से भी कैटरपिलर फंगस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीजेज? ये तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये कोई आमची ही आपको बता पाएगा ये कि लंग डिजीज के लिए कौन कौन से प्लांट्स यूज होते हैं। मेडिकेरिया प्लांट विच पार्ट्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेज? मेडिकेरिया के लीव्स और स्टेम ही यूज किया जाता है जहाँ तक मुझे पता है, बट उतना मुझे इन डिटेल पता नहीं है क्योंकि मेरा इथनोबॉटनी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अभी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। Sir, हम्म, do you know what is the botanical name of this plant? विच वन? This one. I'm seeing it in the camera. इज इट नेटिव? ये लद्दाख से ही है या कहीं बाहर से है? मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है ये। This one. ये फ्लावर है या सीड है? Flower. I don't know, sir. I am also confused about it. मुझे ये अच्छे शायद से ये शायद आर्यन वैली में यूज करते हैं ना, वही फ्लावर है। Not on their caps. हाँ। आर्यन वैली में यूज करते हैं। अच्छा, आर्यन जो होते हैं ना सर, वो उन्होंने अपने टोपी पे लगा होता है, मुझे वही लग रहा है। अच्छा, मुझे इसका फोटो खींच के भेज दीजिए क्योंकि ये बहुत ब्लर दिख रहा है, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं Okay, आपको sir. बता दूंगा ये कौन सा स्पीशीज है। Okay, ठीक है sir. Thank you, sir. हाँ, मुझे मेल करके भेज दीजिए। किसी और का कोई क्वेश्चन? इज मशरूम ए प्लांट? मशरूम जो है वो सीड प्लांट्स में नहीं आएगा लेकिन लोअर प्लांट्स में आएगा। प्लांट्स में दो कैटेगरी होती हैं। एक सीड प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स आते हैं उसमें, और उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म जो है उनमें फ्लावर्स आता है और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें नेकेड सीड्स होते हैं। और उसके बाद जो लोअर प्लांट्स है उसमें आपकी एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब जो है ये लोअर प्लांट्स में आते हैं। तो मशरूम जो है वो फंजाई में आता है, फंजाई क्लास जो है उसमें आता है, और मशरूम भी एक प्लांट है, इसको हम लोअर प्लांट बोल सकते हैं। डॉक्टर ताशी, आई थिंक हमें 5 मिनट बचे हैं, तो किसी का और क्वेश्चन है? अभी नहीं अगर तो उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे अनदर 2-3 मिनट्स में। शायद मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चंस जो भी उन्होंने पूछना था थ्रू चैट के थ्रू शायद कवर हुआ जी है। जी जी। तो मुझे नहीं लग रहा कि और भी क्वेश्चंस है कुछ। एनीबॉडी हैज एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू एक आस्क। क्वेश्चन और आ रहा है सर, व्हाई प्लांट लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स? प्लांट के लीव्स के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं? उसका एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इवोल्यूशनरी फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, इवोल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो
कि जब कोई भी स्पीशीज नई इवॉल्व होती है तो वो अपने हैबिटेट के हिसाब से अडाप्ट होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जितने होते हैं उसके हैबिटेट की फॉर एग्जांपल वहाँ पे न्यूट्रिएंट कितना है, वहाँ पे सनलाइट कितना है, ये सब चीज़ें जो है उसके हिसाब से वो इवॉल्व होते हैं। और यूजुअली अगर हम देखेंगे तो लीफ शेप जो है वो ये एक स्पेसिफिक क्लेड मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एंसेस्टर है, जैसे हम मान लेते हैं विल्लोज हैं, तो बहुत सारे अलग अलग विल्लोज की स्पीशीज होंगी, तो उनके लीफ शेप जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनमें उनके साइज में डिफरेंस हो सकता है, उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है। तो इवोल्यूशन एक मेजर फैक्टर है कि किसी भी स्पीशीज का एंसेस्टर का लीफ शेप कैसा है, वैसा ही उसके आगे की जो स्पीशीज हैं उनमें भी होगा, लेकिन उनका शेप और साइज में जो है उनके साइज और उसमें अरेंजमेंट में जो है वो डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा अडाप्टेशन टू क्लाइमेट जो है उसकी वजह से लीफ शेप डिटरमाइन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में अगर जैसे हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स में नीडल्स होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो उनको पानी बचाने की जरूरत होती है, इसलिए उनके अगर जब नीडल शेप्ड लीव्स होंगे तो उसमें पानी का ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। लेकिन जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े लीव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें यूजुअली एंजियोस्पर्म जो हैं वो ट्रॉपिकल जहाँ पे वेट क्लाइमेट है वहाँ पे इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जो टेम्परेट कोल्ड या ड्राई क्लाइमेट में भी अडॉप्ट हुए हैं, तो वो वहाँ पे वो थ्रू आउट ईयर नहीं रहते हैं, वो समर्स में ग्रो करते हैं और विंटर्स में जैसे हर्ब्स के केस में विंटर्स में वो सीड्स की फॉर्म में वो हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं। लेकिन जो टेम्परेट स्पीशीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो विंटर्स में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, तो उनको विंटर्स में पानी मतलब अपना ट्रांसपायरेशन को बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अडाप्टेशन टू क्लाइमेट और इवोल्यूशन जो है ये दो मेजर फैक्टर होते हैं जो प्लांट्स के लीफ शेप को डिटरमाइन करते हैं। Thank you, Dr. Suresh. Thanks for the very informative talk. मुझे लगता है कि लद्दाख में बहुत सारे अभी भी बहुत स्कोप है। यहाँ के फ्लोरा और फोना को अभी तक इतना बड़े स्केल पे रिसर्च नहीं हुआ है डिटेल में। तो आई फील द यंगर जनरेशन there's a lot of scope in research in this area, and not only just the research, there are medicinal value of these plants, and how to scale up further to make it more in a to contribute to the economy of the Ladakh. So I wish you all the best. Now Dr. Suresh Rana is now he is presently based at Ladakh Regional Center of the GB Pant National Institute of Himalayan Environment. Wish you all the best. I hope you will understand the local names of the plants slowly. तो मैं आप बाकी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और बहुत सारे डिग्निटीज यहाँ पे आए हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो मतलब आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। यस सर श्योर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन ऑफलाइन पूछ सकते हैं। तो अभी ये सेशन अभी खत्म हो रहा है, तो मतलब थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।